डाक विभाग में एक शानदार भर्ती निकाली गई है जीडीएस के पद पर, जिसका पूरा नाम ग्रामीण डाक सेवक होता है। यह एक ऐसी भर्ती है जो 10वीं पास कैंडिडेट के लिए होता है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी जाती है। इस पर जो भर्ती निकाली गई है 21,413 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 तक रखे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कई सारे अलग अलग स्टेप बताऊंगा, जैसे फॉर्म भरने में जो रजिस्ट्रेशन करने हैं तो वो कैसे करना है, किस सर्कल से आपको अप्लाई करना चाहिए, सर्कल वाइज भर्ती आप कैसे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और पोस्ट प्रेफरेंस आप किस प्रकार डालेंगे, वो सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन कर फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिंक दिया है। डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। जो भी नंबर आपके पास हो नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार बता रहा है कि आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद ओटीपी को यहाँ पर फिल करें। सबमिट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाई होगा। फिर ईमेल आईडी डालना है, उसको भी वैलिडेट करना है। ईमेल पर भी ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करके इसको वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। क्लियर इन्होंने बताया है कि ये जो भी नाम लिखे 10वीं के जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखे, अन्यथा बाद में आपकी सिलेक्शन होगी भी तो नाम अगर मैच नहीं होगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पिताजी का नाम लिखना है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। या तो फादर का नाम दीजिए या मदर का नाम दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल हो, जो भी आपका महीना हो उसको चयन करें और जो भी डेट हो उसको इस प्रकार चयन करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल है या फीमेल है। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो आपसे कम्युनिटी पूछी गई है, मतलब किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी को चयन करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप जो है किस सर्कल से 10वीं कक्षा पास किया है, तो मतलब जिस राज्य से आपने 10वीं पास आउट किया होगा उस राज्य को आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना है, राज्य का नाम चुनना है। बाकी आपने ये जो 10वीं कक्षा है किस साल आपने उत्तीर्ण किया है वो पासिंग ईयर आपको बतानी है। जिस भी साल आपने पास आउट किया होगा वो साल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका फर्स्ट स्टेज जो कि रजिस्ट्रेशन का है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें तो देखेंगे आपकी तमाम जानकारी जो अभी रजिस्ट्रेशन में डाला है वो फिलअप है। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको जानकारी फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहला चीज है 10 नंबर में कि आधार नंबर पूछा गया है। तो जो भी आधार नंबर आपका होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। आपसे पूछ रहा है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप बताएं यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप यस करेंगे तो बताएंगे कि भाई किस टाइप की दिव्यांगता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, किस कैटेगरी में वो आता है वो आप बताएंगे। फिर आपको सब कैटेगरी दिव्यांगता के बारे में बतानी होगी। नहीं है तो नो करेंगे, ये जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। फिर लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, वो लैंग्वेज आपको बताना है। तो 10वीं में जो भी आपने पढ़ा है, जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए 1 से अधिक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश अगर आपने 10वीं में पढ़ा है तो उसको आप बता सकते हैं, या केवल हिंदी ही पढ़ा है तो उसको भी आप सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो फिर एनओसी जो है आपको बतानी है कि एनओसी आपके पास अवेलेबल है तो एस करेंगे। नहीं है आप एम्प्लॉय तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है। बाकी कैंडिडेट का एक फोटो देना है। फोटो जो होगा उसका साइज बोला गया कि 50 KB होगा, इससे अधिक आप नहीं लगा। बाकी अगर डायमेंशन में बनाते हैं तो इसका जो पिक्सल बना 200x230 पिक्सल में आप इसको लगाए तो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जब भी अपलोड करें तो इसका भी साइज 20 KB से ज्यादा ना रखें, उसको सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रख ली है। अब फॉर्म को अप्लाई करना है तो यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू अप्लाई, जिस पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं। देखिए, आपको कोई भी सर्कल यहाँ से नहीं चुन लेना है। सर्कल चुनने से पहले मैंने आपको सर्कल वाइज वैकेंसी को सर्कल का नाम मिलता है। आप देखिए किसी भी राज्य के सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो लैंग्वेज वहाँ का है, जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, वहाँ का सर्कल आप चुने। जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़े हैं 10वीं में, तो हिंदी आप जो है यहाँ पर देखिए आसाम में इंग्लिश हिंदी है, आप चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, दिल्ली में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हिंदी है। तो यहाँ पर आपको ये भी देख लेना है कि भाई उस सर्कल में भर्ती कितनी है। देखिए भर्ती यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि टोटल कितनी है, आपके कैटेगरी में कितनी है, वो जानकारी भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि कहाँ कितनी भर्ती है। और इसमें कि आप अपने राज्य के सर्कल से ही अप्लाई करें, भर्ती का शर्त देख ले कि भाई आपके कैटेगरी में भर्ती है या नहीं है, और वहाँ का लैंग्वेज जो है वो जानते हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें जरूर एक बार चेक कर लेना है, उससे सर्कल से आपको अप्लाई करना है। तो मैं एक सर्कल अपना चुनता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सर्कल मैंने बताया कि कैसे चुनना है, उसको फॉलो करकर आप सर्कल को चुनकर सबमिट करेंगे। फिर बोलेगा कि आपके नंबर पर एक ओटीपी गया है, ओटीपी को डालें, ओके पर क्लिक करें। चलिए मैं ओटीपी को फिल करता हूँ, फिर कैप्चा कोड को डालकर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद आपकी जो भी जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे में आपको अपना एड्रेस देनी है। एड्रेस में जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एड्रेस आपको बताना है, जहाँ भी वर्तमान में रह रहे होंगे। वो हो सकता है डोर हो, हाउस हो या अपार्टमेंट हो, तो उसका कोई नंबर है तो दीजिए। या ग्रामीण क्षेत्र में रहते तो वार्ड नंबर होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। स्ट्रीट बतानी है, जो भी विलेज है या सिटी है उसका नाम बताएंगे। पंचायत का नाम या डिस्ट्रिक्ट का बता सकते हैं, पिन कोड बताएंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट समान है तो चेकबॉक्स पे टिक करें, अन्यथा अलग अलग जानकारी को एड्रेस को आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको मिलती है। आपने बताया कि भाई क्वालिफिकेशन मैंने 10वीं जो पढ़ाई किया है, किस साल पास आउट किया है और देखने को मिलेगा। अब बताइए कि किस बोर्ड से आपने इसे पास आउट किया है। तो यहाँ पर सभी बोर्ड का नाम मिलता है, आप बोर्ड को जरूर देखें। अब बोर्ड में भी ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में इन्होंने नंबर भी बताया कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है जो बहुत पहले मैट्रिक पास किया, तो उस समय हो सकता है उनका जो नंबर है वो अधिक का एग्जाम होता था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बिहार बोर्ड से अगर पास आउट है, 500 मार्क्स टोटल एग्जाम हुआ है, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी है बोर्ड का नाम चुन लेंगे। अब रिजल्ट बताएंगे कि किस टाइप का है, तो रिजल्ट आपका मार्क्स में है तो मार्क्स को चुनेंगे यहाँ पर। फिर नीचे देखेंगे तो आपसे जानकारी पूछेगी कि भाई किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला है। अब देखिए इंग्लिश में क्या है कि आपकी ये मेरिट में इंक्लूड नहीं होगी, इन्होंने बजाते लिख दिया है। तो आपको इंग्लिश में कितना नंबर मिला है ये मार्क्सिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर अब इसमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे हिंदी पढ़ा है, मैथिली उर्दू पढ़ा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इस सब्जेक्ट में आपको कितने मिले हैं उसको चयन करेंगे। मैथ में कितना मिला है वो बताएंगे, क्योंकि 100 नंबर का मैक्सिमम एग्जाम हुआ था, उसमें तो कुछ तो मिले होंगे आपको नंबर, वो जानकारी पूछती है, तो वही बताया। साइंस में, सोशल साइंस में बताया। इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, जैसे संस्कृत होता है, तो संस्कृत पढ़ा है तो उसमें कितना है वो आपको बताना है। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है जानकारी को फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर जानकारी को फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि सीजीपीए स्कोर बताए, तो बिहार बोर्ड में यह सीजीपीए स्कोर होता नहीं है, सीबीएसई वाले में होता है, तो आप अपना बता सकते हैं। लेकिन जिनका अगर सीजीपीए स्कोर है तो आप अपने स्कोर के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार आपकी जानकारी यहाँ तक पहुँचती है। अब अगले स्टेप में आते हैं जिसमें आपको बताना है कि किस डिवीजन से अप्लाई करना है। तो जो भी आपने राज्य चुना है, सर्कल चुना है, उस सर्कल में जो भी भर्तियां है जिस डिवीजन में, वो सारे डिवीजन का नाम आपको मिलता है। तो आप जिस भी सर्कल को चुनेंगे तो उस सर्कल में बता देगा कि भाई कितनी भर्ती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल को चुना तो उस सर्कल में बता रहा है कि यहाँ इतनी भर्ती है। अब देखिए 10 यहाँ पर दिखा रहा है। अब 10 के बाद इस 2 वाले पे क्लिक करेंगे तो और भी बढ़ेगा, फिर इस पे देखेंगे तो और भी बढ़ेगा, इस पे देखेंगे तो और भी बढ़ेगा। अब उस सर्कल के तहत किसी एक ही डिवीजन के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो उसी जिला में, जो आपने डिवीजन चुना है उसी जिला में काम करने होंगे। अब देखिए इसमें चुनना कैसे है, कैसे प्रेफरेंस देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ओबीसी का है, अब ओबीसी से उन्होंने अप्लाई किया, तो ओबीसी में देखिए कि आपके डिवीजन में कहाँ सीटें रिजर्व है। जैसे यहाँ पर ओबीसी है, तो ओबीसी के कैंडिडेट के लिए ये सीट यहाँ पर रिजर्व है, तो ये सीट पर ओबीसी कैंडिडेट ही फाइट कर सकते हैं। जहाँ पर यूआर लिखा है, यूआर का मतलब है कि ओबीसी वाला भी यहाँ पर फाइट कर सकता है, जनरल वाला भी फाइट कर सकता है, एससी एसटी भी फाइट कर सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे बेटर क्या है कि आपको देखना है कि आपके कैटेगरी में जहां भी सीटें हैं, पहला प्रेफरेंस उन्हें रखना है। अब इसमें भी अलग अलग पोस्ट है, जैसे ये बीपीएम है, यहाँ पर बीपीएम है, अब कहीं पर आपको जीडीएस भी मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए बीपीएम का मतलब हुआ कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। सबसे बढ़िया अगर सीट देखा जाए जीडीएस भर्ती में तो यही होता है बीपीएम का, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में रहकर ही काम करना है। और एबीपीएम जो होता है ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ये एबीपीएम के अंदर में काम करता है। एबीपीएम जो भी बताएंगे कि भाई ये काम आप देखिए, तो ये सारे काम आपको देखना होगा। ये भी पोस्ट ऑफिस के अंदर में ही आपको काम करने होते हैं। इसमें सैलरी भी बताया है कि भाई इसमें जो है सैलरी मिलेगी बीपीएम के पद पर 12,000, इसमें 10,000 रुपये मिलेगी। और जीडीएस में भी आपको 10,000 सैलरी मिलती है। तो जीडीएस का काम होता है कि जो भी ये पार्सल होते हैं, कोई भी लेटर आया तो उनको पहुंचाना, गाँव गाँव घूमकर पहुंचाने के काम होता है। तो ये सारी चीज समझ लीजिए। तो बेटर है कि पहले अगर आपके कैटेगरी में बीपीएम का पद कहीं दिख रहा है तो पहला प्रेफरेंस आपको उसको रख लेना है, ठीक है। मान लीजिए आप अब यहाँ पर नहीं है, तो आप फिर यहाँ दो वाले पर आए, दो बारे में देखे कि भाई आपके कैटेगरी में बीपीएम का पद है या नहीं है, तो इसको 2 नंबर में रख दिए। फिर देखे भाई मेरे कैटेगरी में कहीं बीपीएम का पद है या नहीं, तो नहीं है तो फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर इसमें देखेंगे कि है या नहीं, तो यहाँ पर है तो मैं 3 इसको दे देता हूँ। फिर यहाँ पर देखूंगा कि भाई मेरे कैटेगरी में है या नहीं, तो यहाँ पर है तो मैं इसको 4 देता हूँ। उसके बाद फिर इसमें भी देखूंगा तो इसमें है या नहीं, तो यहाँ पर है तो मैं 5 इसको देता हूँ। फिर इसमें देखता हूँ, इसमें नहीं है। अब से अकॉर्डिंग आपको हर प्रेफरेंस को देना है, छोड़ना एक भी प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सभी डिवीजन का यहाँ पर जानकारी दे दिया। अब उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी इसका प्रिंट आउट है आपके सामने रहेगा, उसका प्रिंट आप लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। वैसे नीचे में यह ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, जिस पर क्लिक कर लेना है। बाकी जिनका पेमेंट लगता है यहाँ पर आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। सिंपली एक ऑप्शन नीचे में मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना है, क्योंकि 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहे उस माध्यम को आप सिलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। बाकी कोई कैंडिडेट अगर अभी पेमेंट नहीं कर पाता है, भविष्य में उनको पेमेंट करना हो, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलता है फी पेमेंट का। इसका आप स्टेटस भी देख सकते हैं और साथ में किसी को अगर प्रिंट भी लेना तो यहीं से वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप जब यहाँ पर आएंगे स्टेटस पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट करेंगे तो स्टेटस भी दिखा देगा। पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जीडीएस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर